नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सी टेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर नंबर 8 ट्रैवल यात्रा को। तो इससे पहले हम 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं और एनसीएफ थीम एंड सब थीम्स और पीडीओगी के क्वेश्चंस भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में ये सारे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर हम आपको क्या कर देंगे, ये लिंक्स दे देंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सब टॉपिक है इसके अंदर रेलवे टिकट एंड टाइम टेबल। रेलवे का टिकट जो होता है यात्रा के लिए और टाइम टेबल समय सारणी। ठीक है जी, टिकट फॉर ट्रैवलिंग by any mean of public transport, that is railway, roadways, airways, waterways, one need to take a ticket. टिकट हमें ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए चाहिए होता है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है हमारा रेलवे और रोडवेज़ की बसें जो चलती हैं, एयरवेज यात्रा मतलब हवाई मार्ग से, वाटरवेज हमारा जल मार्ग से। वो हमें टिकट की ज़रूरत होती है किसी भी जगह जाने के लिए और यात्रा करने के लिए। ठीक है, रेलवे टिकट। अब हमें बात करनी है रेलवे टिकट के बारे में, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। रेलवे टिकट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड, आरक्षित और अनारक्षित। 2 टाइप के टिकट होते हैं, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। आल्दो हमारा क्या है, रिजर्व्ड वाला कहाँ पर दिखाया गया, एनसीईआरटी में है, अनरिजर्व्ड पर ज़्यादा वो नहीं है। तो रिजर्व्ड वाला तो आपको कंफर्म बिल्कुल याद रखना ही है, और अनरिजर्व वाला अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो वो कर सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, तो आप दोनों ही याद रखें। ठीक है जी, तो रिजर्व टिकट जो रिजर्व करा जाता है पहले, जिसकी हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है। कुछ दिन पहले बताना पड़ता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और उसका टिकट खरीदना पड़ता है। ठीक है, दिस variety of ticket contain all relevant detail about the number of passengers, passenger seat or berth, age, sex, name may or may not be given on ticket. This boarding and destination point. His boarding and destination point. तो टिकट के ऊपर क्या क्या होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने आदमी यात्रा कर रहे हैं, पैसेंजर की सीट नंबर क्या है, बर्थ नंबर क्या है, पैसेंजर की एज क्या है, पैसेंजर की सेक्स क्या है मतलब लिंग क्या है, नाम हो भी सकता है नहीं भी, तो और क्या है, बोर्डिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट, जहाँ से वो यात्रा शुरू कर रहा है और कहाँ तक वो यात्रा करेगा। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर होती है और ये पूछी जाती है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, it also carry detail about the medium of transport being used, that is train number, arrival and departure time, etc. Date and time of arrival at the destination is not mentioned. तो इसके ऊपर क्या होता है, हमें मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट पता रहता है कि कौन सी ट्रेन से हम गए। ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन चलती है, हर ट्रेन का क्या होता है, एक ट्रेन नंबर होता है। ठीक है, वो ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ट्रेन का नाम भी हो सकता है, और अराइवल टाइम नहीं होता इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल मतलब जब ट्रेन आती है स्टेशन पर वो टाइम नहीं होता। डिपार्चर का टाइम होता है कि ट्रेन इतने बजे हमारी यहाँ से चल देगी स्टेशन से। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। और आगे है डेट ऑफ जर्नी कब स्टार्ट होगी, हमारी यात्रा कब स्टार्ट होगी, और डेट ऑफ रिजर्वेशन और बुकिंग, किस दिन हमने रिजर्वेशन कराया है या बुकिंग कराई है। क्लास ऑफ सीट और कोच, इसके अंदर बहुत सारी सीटें होती है, अलग अलग मतलब प्रकार के कोच होते हैं। स्लीपर होता है
सोने वाली सीट, और थर्ड एसी हो गया मतलब थ्री उसमें बर्थ रहती है और एसी रहता है। टू एसी हो गया हमारा जिसके अंदर टू सीट रहती है और एसी होता है। फर्स्ट क्लास हो गया सिर्फ एक ही, उसमें एक ही आदमी रहता है। ठीक है जी। इन ए रेलवेज, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास इन ए प्लेन। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास किसके अंदर होता है? ये होता है प्लेन्स के अंदर। अगर आपने प्लेन की यात्रा की है तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और रेलवे की यात्रा की है तो भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है। टोटल फेयर ऑफ जर्नी इज आल्सो डिनोटेड ऑन द टिकट। टिकट पर जर्नी का टिकट मतलब कितने रुपए हमारे लगे, कितना चार्ज लगा, वो भी लिखा होता है। ठीक है। अब हम टिकट देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कोच, ये कोच दिखाए गए हैं। यहाँ पर सीट नंबर है, यहाँ पर ये सीट नंबर और बर्थ नंबर ये दोनों एक चीज़ है। और ये सेक्स है, मेल है फीमेल है, इनकी एज दी गई है। और ये 75 रुपये 22,578 ओनली 2,578 रुपये ये है। और ये आर है, आर फी होता है रिजर्वेशन फ़ीस है। तो ये डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछता, तो अमाउंट लिखी रहती है, फेयर लिखा रहता है। ठीक है। कौन सी ट्रेन है? अवध ट्रेन है, ये लिखा गया है। ट्रेन नंबर दिया गया है, डेट लिखी गई है, कितने किलोमीटर है, कितने पैसेंजर है, और हमारा ये टिकट नंबर ये होता है पीएनआर नंबर, ये कहाँ से कहाँ तक, ये सब चीज़ें इस पर लिखी है। कहाँ तक अप टू है, कितने बजे हमने टिकट कराया था, ये सब चीज़ें इस पर लिखी हुई होती है। ठीक है। एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये तो आपको बिल्कुल याद करने ही है। ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिजर्व्ड रेलवे टिकट। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? पहला है डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी। बिल्कुल ये चीज़ हमें दी जाती है। ठीक है। टिकट बुक कराने की तिथि और समय, यात्रा शुरू करने की तिथि और समय दिया रहता है। कोच नंबर दिया रहता है, और बर्थ नंबर और फेयर दोनों दिया रहता है। ये भी बात सही है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया दिया रहता है। नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर, हाँ ये भी दिया रहता है। ट्रेन का नंबर विद नेम, हाँ जी ये भी दिया रहता है। बोर्डिंग स्टेशन एंड द लास्ट स्टेशन, ये भी दिया रहता है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़ी गई है और अंतिम स्टेशन का नाम। ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द डेस्टिनेशन, ये नहीं दिया रहता, ये आपको पता करना पड़ता है। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये नहीं दिया रहता। तो ए बी सी डी क्या होंगे? ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? ये सब दिए गए हैं, ए बी सी डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं अनरिजर्व्ड, अनारक्षित टिकट। दिस काइंड ऑफ टिकट डज नॉट हैव द फुल डिटेल अबाउट जर्नी। इस टिकट पर क्या होता है? पूरी जानकारी नहीं होती है। वेरी मिनट डिटेल, मतलब बहुत कम डिटेल। लाइक बोर्डिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, डेट ऑफ जर्नी, फेयर ऑफ जर्नी आर रिटन ऑन इट। तो बोर्डिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ पर ख़त्म की है, कब जर्नी करी है, फेयर कितना लगा है, किराया कितना लगा है, ये सब लिख रहता है। कोई नाम नहीं होता, कोई सीट नहीं होती। और अनारक्षित डिब्बे आपने देखे होंगे, लोकल स्टेशंस पे तो वही चलते हैं मैक्सिमम। लोकल जो इलाके रहते हैं उन पर यही चलते हैं पैसेंजर्स में। तो ये देखिए यहाँ पर है, रोपा दे रखे हैं, कितने किलोमीटर है दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। 40 रुपये है। ये टिकट नंबर दे दिया, किस तारीख को
यात्रा की गई है ये दे दिया। बस इतनी जानकारी इसमें हमें दे दी गई है और किस प्रकार की ट्रेन है। ठीक है, इतनी जानकारी सिर्फ इसके अंदर होती है अनारक्षित टिकट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अगला। व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड क्या है? समय, दूरी और हमारी गति क्या है? टाइम क्या होता है? टाइम कैन बी डिफाइंड एज ए पीरियड इन विच एनी व्हीकल और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर एनी डिस्टेंस। समय वो होता है जब कोई भी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट क्या करता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है एक समय के अंदर, तो उसको कहते हैं टाइम। डिस्टेंस होती है इट इज़ ए लेंथ कवर्ड बाय एनी एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ए गिवन टाइम, उसको कहते हैं डिस्टेंस। दूरी कितनी है? द रेट एट विच समथिंग मूव और ट्रेवल, द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा द रेट मतलब उसने यात्रा कितने रेट पर की है, मतलब उसको हम दिखा सकते हैं कैसे, ये देखिए स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इजकल टू एस इजकल टू डी बाय टी भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है और टोटल टाइम कितना है। टाइम इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेनली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जो रेड से लिखा गया है ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। और साइंस बैकग्राउंड वाले तो जानते ही है इन सब चीज़ों को, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है साहब, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, तो स्पीड क्या हो गई, चाल क्या है, डिस्टेंस हमारा दूरी बटे समय। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, आया है सीटेट सितंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है। अब क्या करता है, ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम से ट्रेन स्टार्ट होती है 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2014 को कितने बजे, 5:15 पर, और रीच करती है, कहाँ पर करती है, नागेरकोइल पे, कितने बजे, कब, 18 जुलाई को 14 बजे, तो इतने बजे करती है। तो डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी कवर की है, 2649 कवर की है। तो एवरेज स्पीड हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहली चीज़ देखनी है कि किलोमीटर में डिस्टेंस है, हाँ जी किलोमीटर में है, और घंटा में समय होना चाहिए। ठीक है, समय घंटे में है। अब 16 तारीख को शुरू हुआ है कितने बजे, 5:15 पर। तो हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 में से 5 घंटे 15 मिनट घटा दिए तो कितने आ गए, 18 घंटे 45 मिनट आ गए। अब इसको 24 क्यों नहीं लिखा, 23:60 क्यों लिखा है, क्योंकि हम 24 जीरो में से 24:00 लिखते, जीरो में से 15 नहीं जा सकते थे, तो इसको हमने क्या कर लिया, 60 मिनट कर लिया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये हो गया 23 घंटे 60 मिनट। तो इसमें से इसको माइनस कर लिया, तो हमें पता चला कि 18 घंटे 45 मिनट क्या करा है, 16 तारीख को इसने ट्रैवल किया है, 18 घंटे 45 मिनट चली है ट्रेन। और 17 तारीख को पूरे दिन चली है, मतलब 24 घंटे चली है, तो ये 24 घंटे। और 18 तारीख को कितने बजे पहुंच गई, 4:45 पर पहुंच गई, तो ये हो गया 4:45। इन तीनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया, ये 90 हो गया, और ये हो गया 8 4 4 8 16 हो गया, 8 8 16 और एक कैरी, तो हो गया 46 घंटे 90 मिनट। और हमें पता है घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको 60 मिनट कवर करने के लिए तो हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 30 मिनट बच जाएगी। तो 47 घंटे 30 मिनट हमारा क्या हो गया, टाइम लग गया। अब हमें डिस्टेंस दी थी 2649, और हमें 2649 क्या दी थी, डिस्टेंस दी थी, और हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमें पता होती है, डिस्टेंस पता है 2649, और टाइम हमने निकाला था ये 47 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
10 से, तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ये एक्सप्रेशन। इसको डिवाइड करने पर क्या आता है, 46.004 आता है, सॉरी 56.004 आता है। तो ये लगभग हो जाता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 घंटे हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाता है 56 घंटे, इसका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप सीटेट के मैथ के जो हमारे प्लेलिस्ट है उसको कवर कीजिए। मैथ डेफिनेटली आपका प्राइमरी लेवल का बिल्कुल मस्त हो जाएगा, आप पूरा स्कोर करेंगे उसके अंदर, और ये क्वेश्चन तो इसमें कवर हो ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन तो निश्चित आता ही है इस चीज़ का। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। आगे देखते हैं, तो आगे है माउंट क्लाइंबिंग। अब हमारा ट्रेन का कंप्लीट हो गया, अब आती है बात हमारी माउंट क्लाइंबिंग की, हिमालय पर यात्रा की। तो माउंट एवरेस्ट, हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चट्टान है, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इट्स पीक इज़ 8,900 मीटर अबव द सी लेवल। इसकी कितनी है, क्या बोलते हैं, हाइट 8,900, 8,900 मीटर किलोमीटर है सी लेवल से। और ये कहाँ पर है, ये नेपाल हिमालयास पर है। ठीक है, नेपाल हिमालयास पर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है कि कितना है, अबव सी लेवल 8,900 मीटर है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। इन नेपाल इट इज़ नोन एज सागर माता। इन तिब्बत, तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमुलगुमा हिमालयास कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसको ये कहते हैं। अब बचेंद्री पाल कौन है, बचेंद्री पाल वो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इंडिया की सबसे नंबर 1 पर और वर्ल्ड में 5वें नंबर पर ये है जो पहुंची है माउंट एवरेस्ट पर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुंचा है इंडिया से सबसे पहले, तो पहुंची है बचेंद्री पाल। ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये है माउंट एवरेस्ट, तो ये यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ लोगों ने शायद देखी हो, शायद ही शायद, और वीडियोस में तो देखी होगी, उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2014 के अंदर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो हमें पता है कहाँ पर है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का पार्ट है, नेपाल हिमालयास का, और इसकी हाइट कितनी है, 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, भारत का ये पार्ट नहीं है, ये नेपाल हिमालयास पर है। ठीक है, नेपाल हिमालयास पर है और नेपाल में इसको कहते हैं सागर माता, सागर माता। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हमें कुछ फैक्ट्स देखने हैं। लेट अस नाउ अबाउट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो पूछे जाते हैं ट्रैवल चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है और अब हमारे रह जाएंगे इसके बाद 4 चैप्टर सिर्फ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विजिट टू अबू धाबी की यात्रा। अबू धाबी इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट, हेयर वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। पानी क्या है, महंगा है और कीमती है, किससे, तेल से। ठीक है, पानी महंगा है इस पर, और ये कहाँ पर है, हमारे मरुस्थल में है, डेजर्ट्स के अंदर है। देयर इज़ नो रेन, यहाँ पर कोई रेन नहीं है। नो लेक, नो रिवर, नो पॉन्ड एंड नो इवन ए ग्राउंड वाटर, बट देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑयल बिलो द सैंड। सैंड के नीचे क्या है, पानी, तेल ही तेल है, ना पानी है, ना वहाँ पर बारिश होती है, ना लेक है, ना रिवर है, ना पॉन्ड है, ना हमारा पीने योग्य पानी है, ग्राउंड वाटर है, तो सिर्फ ऑयल है। इस वजह से क्या है, पानी वहाँ पर कोस्टियर है, महंगा है, किससे, पेट्रोल से। पेट्रोल से महंगा है, पेट्रोल तेल से महंगा है कौन, पानी। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और याद रखना है आपको। ठीक है साहब, इन अबू धाबी दिरमा
दिरमा इज़ यूज एज ए करेंसी, करेंसी क्या है, दिरमा करेंसी है। दिनार वो हर बार देता है तो दिनार नहीं है, दिरहम है, दिरहम, दिरहम क्या है, करेंसी है अबू धाबी की। और लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ पर जो स्पीक करते हैं लोग, वो है अरबी, अरबी वहाँ पर लोग बाग स्पीक करते हैं, कौन सी लैंग्वेज, अरबी, और करेंसी दिरहम। ठीक है साहब, अब अगला पॉइंट देखते हैं। माउंटेन ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड डून्स, रेत के टीले कहते हैं। जो सैंड के वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, रेतीले हमारे माउंटेन होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सैंड डून्स, सैंड डून्स रेत के टीले कहते हैं। वेदर इज सो हॉट दैट द पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, वहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं और अपने आप को गर्मी से बचाते हैं, ढीले ढीले कपड़े पहनकर, लूज़ क्लॉथ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो नौजवानों को, शायद नौजवानी भी हो सकती है लेकिन ये नौजवान हैं दोस्तों। ये क्या पहने हुए, कैसे कैसे कपड़े पहने हुए, बिल्कुल ढीले ढीले कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। ठीक है साहब, तो ये है अबू धाबी, ये है अबू धाबी, ये देख सकते हैं, ये करेंसी है जो वहाँ पर रहने वाले वो पहचान भी सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ से जो जाते हैं वो भी पहचान सकते हैं साहब। तो ये है करेंसी, ये हो गया अबू धाबी के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं अबू धाबी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून्स आर फाउंड, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो हमें पता है कहाँ पर, अबू धाबी, अबू धाबी के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये आया है सीटेड जुलाई 2019, मतलब नया नवेला क्वेश्चन है ये, जैसे नई नवेली दुल्हन होती है वैसे ही ये भी नया नवेला क्वेश्चन है। ठीक है साहब, अगले देखते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अबू धाबी, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। इट इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, यह रेगिस्तान स्थानों पर है, बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान स्थान पर है। वाटर इज कॉस्टियर देन द पेट्रोल इन अबू धाबी, ये हमने बात पढ़ी थी। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। अरबी इज़ द लोकल लैंग्वेज हेयर, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल। मनी यूज इन अबू धाबी इज़ दिनार, देखिए यहाँ पर दिनार कहते हैं, दिरहम, दिरहम थी ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत। तो अब ऑप्शन हमारे सही कौन से है, करेक्ट पूछा है, तो ए बी सी कौन से में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साहब, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा। आगे देखते हैं। अब है हमारा गोलकुंडा भाई साहब, गोलकुंडा फॉरेस्ट और म्यूजियम। गोलकुंडा फॉरेस्ट और म्यूजियम क्या है, ये एक गोलकुंडा का फॉरेस्ट है और क्या है, एक म्यूजियम भी इसके ऊपर बनाया गया है। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पर हमारे पुरानी चीज़ें रखी जाती है, पुरानी चीज़ें रखी जाती है। तो अब देखते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा फोर्ट, फॉरेस्ट बोल दिया शायद मैंने, हाँ तो फोर्ट है, फोर्ट। ठीक है, फोर्ट क्या होता है, महल मतलब किला, है ना। तो गोलकुंडा फोर्ट इज़ ह्यूज फोर्ट मेड अप ऑफ थिक वॉल्स, ये थिक वॉल से बना गया है। एट सम प्लेस वॉल्स कम आउट इन ए राउंड शेप कॉल्ड बेस्टियन, बेस्टियन उसकी राउंड शेप की होती है, मतलब गोला आकार, वहाँ पर थिक मोटी मोटी दीवारें हैं, ये कुछ खासियत है। बेस्टन वर देयर टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट, किले की क्या है, सिक्योरिटी के लिए ये है। और तो गोलकुंडा फोर्ट हमारा किसने बिल्ड किया था, ककतिया डिनेस्टी ने, ककतिया राज घराने ने। ठीक है, मैप ऑफ द फोर्ट शोड मैनी गार्डन फील्ड एंड द फैक्ट्री इन फोर्ट, नॉट ओनली किंग बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर एंड वर्कर आल्सो लिव्ड। तो फोर्ट के अंदर कौन कौन रहते हैं, उसके पहली बात तो मैप पर क्या है, बहुत सारी गार्डन फील्ड है, गार्डन जहाँ पर खेती होती है तो वहाँ पर गार्डन फील्ड है और फैक्ट्रीज़ है,
महल के किले के अंदर कौन कौन रहते हैं? सिर्फ राजा ही नहीं रहते, फार्मर्स भी रहते हैं और कारीगर भी रहते हैं, श्रमिक भी रहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप गोलकोंडा का हमारा फोर्ट, किला ये है हमारा। अब देखते हैं, फोर्ट हैज़ 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग है वहाँ पर। इट हैज़ बिग होल एंड रूम विद ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वॉल्स। नक्काशी बहुत अच्छी की गई है, कहाँ पर? रूम्स के अंदर और हॉल्स पर। इट हैड फाउंटेन ऑन द रूफ एंड द बिग वाटर टैंक वाज आल्सो देयर। फाउंटेन है, फाउंटेन क्या होता है? फुवारा है, कहाँ पर? रूफ पर, छत पर। और क्या है? एक बड़ा वाटर टैंक है। ठीक है। फोर्ट हैज़ मैनी कैनन्स। फोर्ट में क्या है? बहुत सारी कैनन्स है। विच वर यूज इन द वार। जो किस लिए यूज की जाती है? वार्स के अंदर यूज की जाती है। कैनन क्या होता है भैया? तोप, तोप को कहते हैं कैनन। देयर वर आल्सो बिग गन्स एंड दीज गन वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ठीक है, गन किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की बनी हुई है। वहाँ पर बहुत सारी तोपें भी है। ठीक है, ब्रॉन्ज को कहते हैं पीतल। पीतल, पीतल नगरी। पीतल नगरी कौन सी है? कमेंट में करके बताएंगे कि पीतल नगरी यूपी के किस शहर को कहते हैं? पीतल नगरी। ठीक है। एट फतेह दरवाजा इन द फोर्ट साउंड ईगो एंड इफ द एनीवन स्पीक एट दिस प्लेस इज हेard एट द किंग्स पैलेस। फतेह दरवाजा एक दरवाजा है जहाँ पर ईगो आती है। ईगो क्या होता है? क्या होता है? जब कोई आदमी आवाज़ करता है तो वो आवाज़ रिपीट होकर आती है। ठीक है, गूंज जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, अगर स्पेसिफिक वर्ड ढूंढा जाए हिंदी में तो इसको कहते हैं गूंज आती है। तो इस यहाँ पर जो भी आदमी बोलता है, कोई भी आदमी बोले, वो कहाँ पर सुन सकते हैं? कहाँ पर सुन सकते हैं? किंग्स के पैलेस में, राजा के महल के अंदर सुना जा सकता है उस आवाज़ को। ठीक है, तो ये है हमारा, देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये है हमारा गोलकोंडा फोर्ट। इन म्यूज़ियम मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट। म्यूज़ियम में क्या करा गया है? यहाँ के बहुत सारे ओल्ड आइटम रखे गए हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सितंबर 2018 के अंदर आया है, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो हमें पता है, ककटिया डायनेस्टी, काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश ने क्या करा था? हमारा गोलकुंडा फोर्ट को बनाया था, गोलकुंडा किले को बनाया था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साहब, अब देखते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे इसको, 2 पार्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है ना? दिन वेस्ट होते हैं भैया, इतनी टाइम लगता है, कोई वो नहीं है ना? तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलते हैं सिलेबस को, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। कोयल, कोयल क्या है? नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल इन पॉइंटों को। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन इज इट्स मेन कंटेंट। कार्बन क्या है? इसका मेन कंटेंट है। कोयल इज मेनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोयल एंड कोयल तार। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड द झारखंड आर द मेन कोयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और झारखंड क्या है? मेन मुख्य स्रोत है कहाँ के? कोयला पाने वाले स्टेटों के भारत के अंदर। तो एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि बहुत सालों से, इसको बहुत साल लगते हैं, है ना? कार्बन इसका मुख्य स्रोत है। बिजली और हमारा कोयला आपने देखा भी होगा, आग जलाने के लिए भी प्रयोग होता है। और वेस्ट बंगाल और झारखंड में मुख्य पाया जाता है भारत के अंदर। अब देखते हैं पेट्रोलियम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेट्रोलियम क्या है? एक फ्यूजल फ्यूल है, फ्यूजल फ्यूल है। आगे, दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द एंशियंट मैराइन ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेरियन। जो हम क्या करते हैं भैया,
ये सड़ जाती है ना चीज़ें, उनको दबा के रखते हैं कहाँ पर, समुद्रों के नीचे। तो वहाँ से क्या होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। यह क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। इसे फ्यूजल फ्यूल क्या है ना, पेट्रोलियम में फ्यूजल फ्यूल, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है हिंदी वालों के लिए। और तो ये है पेट्रोलियम क्या होता है, थिक होता है, स्मेली होता है, फ्लेमेबल होता है मतलब आग लग जाती है, येलो टू ब्लैक कलर, मिक्सचर ऑफ गैस लिक्विड एंड द सॉलिड हाइड्रोकार्बन दैट अकर नेचुरली बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे पाया जाता है। क्या होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, स्मेली होता है मतलब सुगंध आती है इसके अंदर, फ्लेम होती है, आग लगा सकते हैं, येलो से काला कलर तक इसका मिक्सचर पाया जाता है। किसका, गैस का, लिक्विड का और हमारा सॉलिड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, इट इज़ रिफाइंड एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं और सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, आसवन, आसवन कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इसके किस किस फॉर्म में ये निकल जाता है, गैसोलीन या फिर पेट्रोल कह सकते हैं, लुब्रिकेंट्स के रूप में, डीजल के रूप में, केरोसिन ऑयल के रूप में या गैस के रूप में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैनी पेट्रोलियम इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स, पेंट एंड ड्राइंग क्लीनिंग्स, ड्राई क्लीनिंग के अंदर प्रयोग किया जाता है, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग कराई जाती है, मेनली पैंट कोट्स की कराते हैं जो आम आदमी है, और जो थोड़े ऊपर के आदमी है वो सब चीज़ों की ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। ऑटोमोबाइल्स हमारा ये जो व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर, पेंट्स के अंदर भी पेट्रोलियम के पदार्थ यूज किए जाते हैं। तो ये आपका पेट्रोल पंप का हमने दिखा रखा है, ये है पेट्रोल, डीजल, डीजल। ठीक है, एक लेड होता है, एक बिना लेड वाला होता है, खैर उसका कोई मतलब नहीं है ईवीएस प्राइमरी लेवल पर। ये है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये है हमारे एलपीजी के रूप में, एलपीजी के रूप में जो हम गैस यूज करते हैं घरों में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पेट्रोलियम के रूप में फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए। कैरोसिन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, स्टोव्स में, लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, डीजल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, डीजल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जनरेटर एंड रेल इंजन्स, रेलवे के अंदर डीजल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और जो भारी वाहन है जैसे ट्रैक्टर हुआ और हमारा ट्रक, बस, ये सब चीज़ों में क्या करते हैं, डीजल का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल में लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, पैराफिक वैक्स में, ऑन्टिमेंट, कैंडल, वैसलीन में क्या होता है, पैराफिक वैक्स होता है। वैक्स अपने वैसलीन लगाते होंगे कोमल त्वचा के लिए, मतलब एडिया जैसे फट आ जाती है तो उसके लिए हमारे क्या लगते हैं, वैसलीन वगैरह लगाते हैं। और ये है बिटुमिन, बिटुमिन, बिटुमिन एक क्या है, कंस्टिट्यूएंट है इसका, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, पेंट के अंदर और रोड सरफेसेस पर। ठीक है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, बिल्कुल ध्यान रखने हैं ये सारी चीज़ों को। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से कैसे प्राप्त नहीं होता। तो लुब्रिकेंट में यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल लिखा है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, वो है ग्रीस। ग्रीस भी क्या होता है, लुब्रिकेशन का ही काम करता है। ठीक है, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ग्रीस है, हाँ जी, पेट्रोलियम का पार्ट है, हमें क्या करना है, नोट वाला फाइंड करना है। डीजल था, वैक्स था, और तो कोयल वाला नहीं था। ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, हमें पता है ग्रीस होता है, डीजल होता है, और मोम जिसको कहते हैं वैक्स, वैक्स हमारा प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राप्त नहीं होता, तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ये हमें कोयला प्राप्त नहीं होता, ये अलग चीज़ है ना। ये आया था हमारा बिल्कुल नया नवेला, नई नवेली है ये, बिल्कुल सीटेट जुलाई 2019 में आया था। अब देखते हैं सीटेट नवंबर 2012 के अंदर क्या से पूछ लिया, वही पूछा है कौन सा अलग है, मतलब वही पूछा है कि पेट्रोलियम का कौन सा पार्ट नहीं है। पेट्रोल है भैया, पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स बिल्कुल है, ग्रीस है,
कोयला नहीं है, तो ऑप्शन 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, कोयल नहीं है। पेट्रोल है, प्रेफिक्स वैक्स है, ग्रीस है, तो ऑप्शन 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आपने हमारा सेशन बिल्कुल अच्छे तरह से ध्यान से अटेंड किया है। ठीक है, अब है सेलेक्ट द करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेट्रोलियम। तो हमें पता है कैसा होता है ये, बिना गंध वाला होता है, नहीं। अच्छी गंध वाला होता है, नहीं। स्मेली होता है ना, स्मेली पड़ा था, तो होता है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। थिक होता है, स्मेली, ये किस लिए हो गया, डेंस नहीं होता, प्लीजेंट स्मेल नहीं आती। स्मेली तो होता है लेकिन थिन नहीं होता, इस वजह से क्रॉस होते गए। ये थिक होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है, येलो से ब्लैक रंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं फेमस ट्रैवलर, जो हमारे ट्रैवल करते हैं वो महत्वपूर्ण लोग, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है अल-बुदीनी, अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी कहाँ से आया, ही केम्स विद द मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, ये है अल-बिरूनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उज़्बेकिस्तान से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोहम्मद गजनवी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में इन्होंने क्या करा, बहुत सारी चीज़ें देखी और इनको लिखते रहे। इन्होंने 2 किताबें लिखी। ठीक है, इनके नाम है ही हैज़ रिटन तहरीक ई हिंद और किताब उल हिंद। तो 2 किताबें इन्होंने लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, लेकिन इसमें नहीं पूछेगा ईवीएस के अंदर। इसमें तो यही मेनली क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ से संबंध रखते थे। ठीक है, ही गेव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट अबाउट द वाटर बॉडीज, रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये हमारा, इसके अंदर इन्होंने वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया है, रिवर्स के बारे में किया, हमारा पॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। अगर आपको सारी चीज़ें फैक्ट को याद करते चले कुछ, क्योंकि अगर क्वेश्चन घूमेगा और आपने ऐसा हो जाए कि फैक्ट हमने उसको स्किप कर दिया था और वो क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी दुख होता है ना। तो सारे फैक्ट को हमें क्या करना है, कलेक्ट करते हुए चलना है। इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, 15 से 20 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अल-बिरूनी केम्स फ्रॉम ए कंट्री नाउ कॉल्ड। अल-बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, तो हमें पता है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आया था। तो ये आया था नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। ये नहीं आया था भैया, अल-बिरूनी नहीं आया था। अल-बिरूनी तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, उज़्बेकिस्तान से इसका संबंध है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। आप राइट करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज अल-बिरूनी, अल-बिरूनी कौन था। तो हमें पता है एक ट्रैवलर था जो कि उज़्बेकिस्तान से आया। तो अफ़गानिस्तान दिख गया, नहीं। ये सुलाजुक्तोला क्या है भाई, सुल्तान, ये तो सब हमने बातें सुनी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी क्या मतलब है, हमने सुना था उज़्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आंख बंद कर कर लगा देंगे। ए ट्रैवलर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान हु रोट ए बुक विच इज़ हेल्प टू नाउ द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आता जा रहा है और मज़ा भी आ रहा होगा आपको सेशन के अंदर। तो ये भी हमारा कब पूछा गया था, सीटेट नवंबर 2012 के अंदर पूछा गया था। अब ये लास्ट फैक्ट है, वास्को डी गामा ये एक पुर्तगाली ट्रैवलर था, पुर्तगाल देश है, वहाँ से आया था इंडिया के अंदर। कब आया था, 1498 में। ये पहला समुद्री मार्ग था। ठीक है, ही केम्स बाय द सी रूट, समुद्री मार्ग से आया था। ये पिक्चर हमारी एनसीईआरटी से ली गई है, बिल्कुल इसका यही है। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन था जो इंडिया में आया था। कहाँ से, अटलांटिक ओशियन के द्वारा। ही लैंडेड एट कालीकट
के अंदर उसने क्या करा था, लैंड करा था, वो उतरा था भारत के अंदर आकर। ठीक है, अटलांटिक ओशियन से आया था, पहला यूरोपियन था, कौन से देश का था, पुर्तगाली का था, वास्को डी गामा। ठीक है, इतना फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। एसएसटी वाले, सोशल साइंस वाले भी इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछ लेता है, और सुपर टेट वगैरह में भी महत्वपूर्ण रहेगा। और कोई भी पेपर दे लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ है वास्को डी गामा और अल्बरूनी। ये सारे फैक्ट जितने भी मैं आपको कराता जा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करें, है ना। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।